JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आप 7th पेपर दे चुके हैं। इस पेपर में बॉटनी का सिलेबस था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था और NCERT से ये डेटा लिया गया है। बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होंगे। यहाँ 10⁶ कहा गया है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, यानी यही सही आंसर होगा। 92 पूछा गया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कोई चेन होगी तो उसके 5' एंड पर क्या फ्री होता है और 3' एंड पर। तो 5' एंड पर एक फॉस्फेट मॉइटी होती है और 3' एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 93 वॉटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती हैं वो पैरेलल नहीं बल्कि एंटी पैरेलल होती हैं। एक 5' टू 3' रन करती है, दूसरी 3' टू 5'। 94 यहाँ पर भी इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट आप देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। इफ द सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड इज अननोन, कोई डबल स्ट्रैंडेड DNA अगर आप कह रहे हैं और अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अननोन है तो क्या दूसरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, लेकिन एक स्ट्रैंड का कम से कम सीक्वेंस पता होगा तब आप कॉम्प्लीमेंटैरिटी का या बेस पेयरिंग रूल फॉलो करके अपोजिट स्ट्रैंड का सीक्वेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर सीक्वेंस नहीं भी पता है तो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ये इनकरेक्ट है, यानी सही आंसर यही होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं 95 में। यहाँ पर भी हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो हिस्टोन में बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन अर्जिनिन, ये सही बात है। 8 मॉलिक्यूल्स हिस्टोन के होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, ये भी सही है। नेगेटिवली चार्ज DNA को पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के अराउंड रैपिंग करते हैं, न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है। फ्रेड लाइक ये कलरलेस बॉडीज होती हैं क्या? क्रोमैटिन नहीं बच्चों, ये कलर्ड बॉडी होती हैं, इसीलिए तो नाम है क्रोमा। पढ़ा था हमने सेल वाले चैप्टर में। तो ये कलर किया जा सकता है, स्टेन किया जा सकता है, तो दे आर नॉट कलरलेस, दे कैन बी स्टेन्ड। तो क्रोमैटिन, इसलिए ये इनकरेक्ट है, यही सही आंसर होगा। 96 ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट याद करिए, उसके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो थर्ड स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या R स्ट्रेन का मटेरियल था? नहीं, ये S स्ट्रेन, जो हीट किल्ड S स्ट्रेन था, उससे कहा जा रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था, वो S स्ट्रेन से R स्ट्रेन में, हीट किल्ड S स्ट्रेन से लाइव R स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रहा था, ऐसा बताया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी S स्ट्रेन में एक पॉलीसैकेराइड की कोट होती है, ये बात सही है। S स्ट्रेन वायरुलेंट हैं और निमोनिया कॉज करते थे और R स्ट्रेन पैथोजेनिक नहीं था, ये भी बात सही थी। और फोर्थ, बायोकेमिकल नेचर इसका उस समय नहीं पता चल पाया था, ये भी बात सही है। तो थर्ड आंसर होना चाहिए। 97 हार्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, उसकी बात की जा रही है और पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बहुत ईजिली आप बता सकते हैं कि जो उन्होंने वायरस से इन्फेक्शन कराया था बैक्टीरिया में, तो DNA ने इन्फेक्शन किया था या प्रोटीन ने या दोनों ने? तो हमें पता है सिर्फ DNA ने इन्फेक्शन किया था। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है बोथ प्रोटीन एंड DNA, तो ये इनकरेक्ट है, यानी सही ऑप्शन है। 98 पर आते हैं। यहाँ पर भी हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मेसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, इस चैप्टर में बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने लाइट DNA और हैवी DNA वाला N14 N15 वाला एक्सपेरिमेंट किया था, हमने पढ़ा होगा, जो क्या प्रूफ करता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA रेप्लिकेशन को प्रूफ करता है। तो इनकरेक्ट क्या है? क्या इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड DNA मिला था आफ्टर 3 जनरेशन? नहीं, ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हुआ है, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड DNA नहीं मिला था।
एक्सपेरिमेंट्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। 99 देखते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये जो डीएनटीपीज काम करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के समय या पॉलीमराइजेशन के समय, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इनका डुअल पर्पस होता है। तो क्या डुअल पर्पस होता है? ये एक तो पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। फिर आते हैं 100, इट इज़ नॉट फिजिबल टू सेपरेट 2 strands ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल अलॉन्ग द एंटायर लेंथ। क्यों? अगर पूरा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को कंप्लीटली हम सेपरेट करना चाहेंगे तो इसमें क्या चीज़ ज़रूरी होगी? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। 101, व्हाट विल हैपन इफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। 102, ये भी बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी के डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ दिखाई गई है, जिसे हम 5 से दिखा रहे हैं, प्रमोटर दिखाया गया है। और 1 पोजीशन ये क्या दिखाई गई है? ये टर्मिनेटर दिखाया गया है। फिर हमने एनसीईआरटी के डायग्राम में इस टॉपिक को क्लियरली पढ़ा था। ये वाली जो स्ट्रैंड है 3' to 5', इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? यानी 2 क्या दिखा रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और 3 क्या दिखा रहा है? 3 इज शोइंग कोडिंग स्ट्रैंड। और क्या नंबर बच गया? तो आप मैच कर सकते हैं। ए मैच होना चाहिए 5 से, यानी ए प्रमोटर साइड, ये 5 वाली पोजीशन, 5 जो नंबर है ये प्रमोटर है। बी को मैच होना चाहिए 4 से, ये 4, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, तो ये मैच होना चाहिए। सी को मैच होना चाहिए 1 से, टर्मिनेटर, अभी मैंने बताया 1 इज शोइंग टर्मिनेटर। फिर डी को मैच होना चाहिए 2 से, टेम्पलेट स्ट्रैंड, अभी मैंने बताया 2 ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और ई को मैच होना चाहिए 3 से, 3 कोडिंग स्ट्रैंड है, तो यानी इसका सही आंसर होना चाहिए 3rd। बहुत ही सिंपल। 103, इन बैक्टीरिया वाई कैन ट्रांसलेशन ऑफन बिगिन बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। कपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमने पढ़ा है, और वो क्यों हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए को कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है। और हम ये भी रीज़न कह सकते हैं क्योंकि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होता है, कोई न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन नहीं है। आगे आते हैं 104, ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका कौन कौन से आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया डेटा है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े हैं। तो 1 क्या बनाएगा? 18S, 28S और 5.8S। फिर स्प्लाइसिंग में क्या चीज़ रखी जाती है और क्या चीज़ रिमूव कर दी जाती है? एक्सॉन्स आर केप्ट एंड इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। फिर देखिए क्या चीज़ ऐड की जाएगी कैपिंग के समय 5' एंड ऑफ HNRNA पर, तो 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप ऐड होती है। और फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA को हम फिर क्या कहने लगते हैं? mRNA। तो यानी कि यहाँ सही ऑप्शन होना चाहिए 2nd। बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेलिंग प्रोसेस 105, टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड किए जाते हैं 3' एंड ऑफ HNRNA पर, तो ये 2nd ऑप्शन। 106, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पर ये भी हमने पढ़ा हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज जो ओकोवा ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम सीवियरो ओकोवा एंजाइम कहते हैं। ये सही स्टेटमेंट है और सही आंसर है। 107, यहाँ पर भी विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्ड पेयर इज करेक्ट। तो बच्चों AUG एलानिन के लिए कोड करता है क्या? नहीं। मेथियोनिन के लिए। UAC टर्मिनेशन कोडॉन है? नहीं। UAG। U मेथियोनिन होता है? नहीं। U फिनाइल एलानिन होता है। तो 2nd ऑप्शन, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे
और आप टेबल में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ग्लाइसिन के लिए ये सारे कोडॉन आप देखिए, पहला और दूसरा जीजी, याद रखिए कि पहला और दूसरा अगर जीजी है तो वो किसको कोड करेगा, ग्लाइसिन को। तो सेकंड आंसर होना चाहिए। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे और अगर आपको पता है तो सेकंड ऑप्शन को डायरेक्टली भी चूज कर सकते थे। 108 इनकरेक्ट बताना है। तो बहुत सिंपल है, सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा हुआ है कि क्या वैलिन एलानिन की जगह पर आता है, क्या नहीं। ये हमने पढ़ा है कि 6 पोजीशन पर, बीटा चेन की 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, यानी एलानिन का वहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं 109 अडेप्टर, यानी टीआरएनए जैसा एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस को किसने पॉस्टुलेट किया था, ये किसने बताया था कि एक ऐसा टीआरएनए जैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये बताया था क्रिक ने। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 2 चार्ज टीआरएनए अगर पास पास हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड। 111 ट्रांसलेशन के समय राइबोसोम का कौन सा कंपोनेंट पहले एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा, तो ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, इसको नीट में पूछा भी गया था 2023 में कि जब स्मॉल राइबोसोम स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम जब बाइंड करती है एमआरएनए के साथ तब ट्रांसलेशन बिगिन होता है, इनिशिएट होता है। तो यहाँ होना चाहिए सेकेंड आंसर। 112 यूटीआर्स अनट्रांसलेटेड रीजन्स, तो ये सिर्फ 5 प्राइम या सिर्फ 3 प्राइम पर होते हैं क्या, नहीं, दोनों तरफ होते हैं, तो थर्ड आंसर। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पर 113 में। तो देखिए, ऑर्डर एंड सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंसेस ऑफ बेसेस इन टीआरएनए। नहीं बच्चों, टीआरएनए नहीं, इट शुड बी एमआरएनए। एमआरएनए पर जो सीक्वेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि किसी पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस होगा। तो ये थर्ड आंसर ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी सही आंसर है। टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन रिक्वायर्स, तो टर्मिनेशन के समय रिलीज फैक्टर भी चाहिए और स्टॉप कोडॉन भी चाहिए। बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और होपफुली आपने बहुत अच्छा किया भी होगा। यहाँ पर 115 में इनकरेक्ट बताना है। तो ये भी आपको पता है कि पहला ओपेरॉन मॉडल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन नहीं था, बाकी सारी बातें सही हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते थे, तो यहाँ सेकेंड आंसर है। कंसीडर 116, यहाँ पर बताना है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक। लैक ओपेरॉन के लिए सही ऑप्शंस चूज करने हैं। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर एक्स, तो कौन सा होगा एंजाइम जिसके लिए लैक्टोज सबस्ट्रेट होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल्स, किसकी एक्टिविटी से ट्रांसपोर्ट होता है, परमिएज। और रिप्रेसर प्रोटीन इज अटैच, रिप्रेसर कहाँ पे जाके जुड़ता है, रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके जुड़ता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए थर्ड। 117 लैक ओपेरॉन के लिए इनकरेक्ट बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, रिप्रेसर जो होता है ओपेरॉन में, ये क्या आर जीन से सिंथेसाइज होता है, नहीं, आई जीन से सिंथेसाइज होता है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी सही आंसर है। 111 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमको पढ़ने में ये टॉपिक बोरिंग लग सकता है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकरेक्ट बताना है, तो ह्यूमन जीनोम में ये क्या 4.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, नहीं, अभी हमने देखा था 3.3 इंटू 10⁹ हैप्लॉइड जीनोम में होगा। तो बाकी सारी बातें सही हैं, फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर 119 देखिए, कौन से ऐसे नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं, जिनका जीनोम सीक्वेंस किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर सी एलिगेंस इसको किया गया था, हाँ, फिर राइस को किया गया था, यस, एराबिडोप्सिस को भी किया गया था, ड्रोसोफिला को भी, सैलामेंडर नहीं, सीवीड वैरायटी नहीं, तो MNOP होना चाहिए फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 120
इनकरेक्ट बताना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, तो ये भी हमने पढ़ा है कि जो सीक्वेंसिंग की गई थी उसके लिए कौन से वेक्टर यूज़ किए गए थे, बैक और यैक, जबकि यहाँ पर कोई अलग ही वेक्टर पैक दिया हुआ है, GMO दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, यही सही आंसर है। सैटेलाइट DNA क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेटिव रीजन होते हैं और बहुत सारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम मिनी सैटेलाइट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ VNTR, और माइक्रो सैटेलाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, NCERT के डायग्राम में लिखा भी गया है STR, तो इसलिए इनको DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एलेक्स जेफरी ने क्या यूज़ किया था DNA फिंगरप्रिंटिंग में, VNTR यूज़ किए थे, लेकिन STR भी यूज़ किए जाते हैं आजकल, तो ये हमको ध्यान रखना है। NCERT के डायग्राम में STR भी लिखा हुआ है, जो लास्ट पेज पर एक आप देखोगे फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम समझाया गया है, वहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो STR भी लिखा है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स। 123, अब VNTR कौन से सैटेलाइट होते हैं और इनका क्या साइज होता है। अभी अब मैंने बताया कि मिनी सैटेलाइट होते हैं और NCERT कह रही है कि साइज का रेंज 0.1 से 20 KB तक हो सकता है। फिर बच्चों 124 में भी हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 और 3 करेक्ट हैं। tRNA अमीनो एसिड्स को लाने का काम करता है, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करता है, rRNA टेम्पलेट प्रोवाइड करता है क्या, नहीं, mRNA। फिर एक सेगमेंट ऑफ DNA जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा उसको क्या कहते हैं, इंट्रॉन, नहीं, उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए 4th। आगे आइए 125। 125 में देखिए यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अ टर्मिनेटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग, नहीं, NCERT को ध्यान से पढ़िए, प्रमोटर की पोजीशन कहा जा रहा है, ये डिफाइन करती है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कोई है तो क्या वो पॉलीमराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम? हाँ, आपको बताया गया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। द DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA और rRNA, क्या इसको भी जीन कह सकते हैं? हाँ, जीन क्या है, DNA का ऐसा टुकड़ा जिसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो सकता है वो mRNA बनाए, हो सकता है वो rRNA बनाए, हो सकता है वो tRNA बनाए, तो जीन इसको भी जो DNA का टुकड़ा tRNA या rRNA बना रहा है उसको भी हम जीन कह सकते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को भी हम लूजली रेगुलेटरी जीन कह देते हैं, हाँ, ये भी बात NCERT से ली गई है और सही है, तो 2, 3, 4 तीनों सही हैं, यानी 4th ऑप्शन। 126 मैच करना था बच्चों, किस साइंटिस्ट ने क्या बात बताई, किस एक्सपेरिमेंट के साथ वो एसोसिएटेड है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर 3rd होना चाहिए। 127 डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ DNA ऑकर्स इन वन स्ट्रैंड, क्यों डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है बच्चों, क्योंकि DNA पॉलीमरेज की मजबूरी है कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम कर सकता है। हमने इसको पढ़ा था कि ये कोई DNA स्ट्रैंड है, इधर अगर 3 प्राइम इधर 5 प्राइम है तो इधर से इधर तो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, यहाँ टुकड़ों में सिंथेसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 प्राइम पर ही एक बार प्राइमर लगेगा, थोड़ा सा सिंथेसाइज होगा, फिर पीछे और खुल जाता है, फिर 3 प्राइम पर प्राइमर लगाना पड़ता है, फिर 3 प्राइम पर प्राइमर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पॉलीमरेज उल्टे डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता, ये हमेशा वन डायरेक्शन में काम करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये आपको बताया गया है, क्लास में समझाया गया था, इसका आंसर होगा 2nd। 128 कोई एलेलिक वेरिएंट है, कब हम उसको म्यूटेशन कहते हैं और कब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कोई एलेलिक वेरिएंट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 1% है पॉपुलेशन में, रेयर है, तो उसको म्यूटेशन कहेंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1% से ज़्यादा होगी तो उसको हम एक पॉलीमॉर्फिज्म कहने लगते हैं। NCERT की इंफॉर्मेशन है, 2nd आंसर। 129 मैच द फॉलोइंग है,
और बहुत ही इजी है, आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर होगा थर्ड। 130 करेक्ट बताना है, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। पॉलीमराइजेशन का तो एक ही डायरेक्शन है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकती हैं, लेकिन पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन, और एनसीईआरटी में प्रूफ रीडिंग की बात नहीं हो रही है, पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन ही बताया गया है, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चाहे डीएनए सिंथेसाइज हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए सिंथेसाइज हो। 131 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, प्रोकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता है क्या, नहीं, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये तो गलत हो गया। और सेकंड, यूकैरियोट में नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज स्टोन, ये स्टेटमेंट सही है, यानी पहला गलत दूसरा सही, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। 132 ये भी मैच द फॉलोइंग का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, अगर AUG ये एक सीक्वेंस है, कोडॉन है, तो इसको किसके साथ मैच करेंगे, ये है इनिशिएशन कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन। HNRNA क्या है, ऐसा RNA जिसकी अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, इसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होंगे। जीन क्या है, जीन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हो। न्यूक्लियोसोम क्या है, रिपीटिंग यूनिट है क्रोमैटिन की, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाइए 133, ये लैक ओपेरॉन के कुछ एंजाइम हैं, लाइगेज है, राइबोजाइम है, बहुत आसानी से आप मैच कर सकते हैं, इसके मैचिंग में होगा सेकंड आंसर। 134 इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन mRNA में एक सीक्वेंस एक कोडॉन का दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि tRNA जो इस कोडॉन को पहचानेगा उस tRNA का सीक्वेंस क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं, हाँ, 5 प्राइम और इधर लिख दीजिए 3 प्राइम। ए की जगह क्या होना चाहिए, यू की जगह ए और जी की जगह सी। तो सीक्वेंस आप जब भी पढ़ेंगे या लिखेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम CAU ये कहाँ दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ह्यूमन क्रोमोसोम जो है GP में कंप्लीटली सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ था, क्रोमोसोम 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड, और ये सारे जो चैप्टर्स हैं जेनेटिक्स के, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगले टेस्ट में आप बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। तो ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स इकोलॉजी भी आएगा, वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और जो भी आपके डाउट्स हों उनके लिए प्लीज़ आप हमें अप्रोच करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।